आरएसएस के लोग इस कैंपस को लगे पड़े हैं कि किसी तरह से इसको खराब किया जाए। कि अगर आप अपनी विचारधारा नहीं ला पा रहे हैं तो आप उसको खारिज कर दीजिए। हाँ, उसको खारिज कर देते। तो यही नियम है, तो इसी के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन देश के लोग, समाज के लोग, कैंपस के लोग ये देख रहे हैं और बहुत खुली आंखों से देख रहे हैं। एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सबसे हाशिए पर के लोग बेहतर पढ़ाई पढ़ रहे हैं। 4 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, तो ये जो बीच का जो पीरियड रहा, इसमें क्यों नहीं चुनाव हुए? कह लीजिए कि मुद्दों को रोकने के लिए भी कहीं ना कहीं चुनाव नहीं हो रहा था। तो 4 साल के बाद चुनाव भी हुआ तो बहुत संघर्ष के साथ हुआ। 4 साल से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहे हैं, या फिर पिछले कई सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति हुई है इस कैंपस में, एक जर्जर स्थिति में है। आप देखिएगा कि जब तक एक छात्र के ऊपर, एक छात्र फंसी हुई, उसके सर के ऊपर छत नहीं गिरता है, तब तक रिनोवेशन का काम नहीं होता है। क्यों चुकती है, मतलब क्योंकि हम उनके हर पॉलिसी के खिलाफ, जो एंटी पीपल है, एंटी सोसाइटी है, एंटी फार्मर है, एंटी लेबर है, एंटी स्टूडेंट है, उसको हम सवाल खड़ा करते हैं। जिस तरह का वो सांप्रदायिकता का जहर पूरे देश में घोलना चाहते हैं, जिस तरह को संविधान को तार-तार कर देना चाहते हैं, उसके खिलाफ हम खड़े होते हैं और हमारी पुरजोर आवाज के साथ हम खड़े होते हैं। तो उनको ये सारी चीजें बहुत चुभती है। जेएनयू का जो आत्मा कही जाती थी, मतलब डिबेट्स हो गए, चुनाव हो गए, या उनका आंदोलन करना हो गया अलग अलग मुद्दों पे, इन सब चीज़ों पे कितना प्रभाव पड़ा है? आप देखिए ना कि इस कैंपस में एक मैनुअल आता है चीफ डॉक्टर का, जिसमें कहा जाता है कि आप प्रोटेस्ट करेंगे तो 20,000 रुपये का फाइन आपके लगेगा। लोगों के अंदर जो परसेप्शन बना है जेएनयू के बारे में, यहाँ पे एंटी नेशनल गैंग रहते हैं या सुपर गैंग के लोग रहते हैं, नक्सली लोग रहते हैं, ये बना नहीं है, लोगों ने बनाया गया। सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है जेएनयू को बदनाम करने के लिए। प्रोफेसर ऐसे हैं जो क्लास में पढ़ा रहे, जो आरएसएस के विचारधारा से हैं, तो उनको छात्रों ने ये यहाँ तक कह दिया है, सर प्लीज आप पढ़ के आइए। भी वाले कहते हैं कि मतलब यहाँ पे लेफ्ट सेंटर लोग हैं जो देखिए, आज से 6 महीने पहले की बात है, 6 से 7 महीने की पहले बात है। कन्वेंशन सेंटर में एक प्रोग्राम हो रहा होता है, उसमें वाइस चांसलर साहिबा कहती है कि मैं आरएसएस की हूँ। ऐसा? हाँ, मैं आरएसएस की विचारधारा को मानती हूँ। अगर सुमन, आप लॉजिकल समाचार देख रहे हैं, मैं अभी जेएनयू के कैंपस में हूँ और जेएनयू में 4 वर्षों के बाद चुनाव हो रहा है, और इसलिए देख सकते हैं आज 4 वर्षों के बाद चुनाव हुआ और आज रिजल्ट आने वाला है। आज मेरे साथ लेफ्ट समर्थित प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं धनंजय जी, उनसे तमाम मुद्दों पे बात होगी जेएनयू को लेकर। तो सर, सबसे पहला सवाल होगा कि 4 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, तो ये जो बीच का जो पीरियड रहा, इसमें क्यों नहीं चुनाव हुए? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जेएनयू आने के लिए और जेएनयू के इस चुनाव को देखने के लिए। इन 4 साल के बाद चुनाव भी हुआ तो बहुत संघर्ष के साथ हुआ। 2 साल तक हम लगातार प्रोटेस्ट किए हैं इस कैंपस में, और इस कैंपस में डेमोक्रेसी को बहाल करवाने के लिए। क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो छात्रों के जो मुद्दे हैं वो खुल कर आते हैं। छात्र जो भी मैनिफेस्टो बनते हैं उनमें छात्रों के वो मुद्दे, छोटे से छोटे मुद्दे, बड़े से बड़े मुद्दे, देश की जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो तमाम चीज़ें उसमें शामिल होते हैं। तो कह लीजिए कि मुद्दों को रोकने के लिए भी कहीं ना कहीं चुनाव नहीं हो रहा था। अच्छा। और आप जानते हैं, पूरा देश जानता है कि जेएनयू एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सबसे हाशिए पर के लोग बेहतर पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कम पैसे में पढ़ाई करते हैं। देश के जो अलग यूनिवर्सिटी हैं उससे जेएनयू थोड़ा सा अलग है। ये 4 सालों के बाद चुनाव हुए, हाँ, तो इस चुनाव में क्या मुद्दे रहे आप लोगों के? इस चुनाव में हमारे जो 4 साल से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहे हैं, या फिर पिछले कई सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति हुई है इस कैंपस में, एक जर्जर स्थिति में है। आप देखिएगा कि जब तक एक छात्र के ऊपर, एक छात्र फंसी हुई, उसके सर के ऊपर छत नहीं गिरता है, तब तक रिनोवेशन का काम नहीं होता है। ऐसे कई कमरों में हुए, छतें गिरी हैं। तो इस कैंपस का फंड कट्स इतना ज़्यादा हुआ है, हमारे ऊपर पॉलिसी लेवल इतनी बड़ी अटैक है कि फंड कट्स हो रहे हैं, रिसर्च में सीट कट्स हो रहे हैं, लोग सपना नहीं देख पा रहे हैं। इस तरह का सीट कट्स हुआ है इस कैंपस में। पहले जहां 20-25 सीट्स आते थे किसी सब्जेक्ट में, आज 2, 3, 4 इस तरह महदूद हो गए इतने कम सीटों पर। दूसरी तरफ देख रहे हैं कि देश में जहां महंगाई बढ़ती जा रही है, वहां फेलोशिप वहीं का वहीं अटका पड़ा है। हम चाहते हैं कि इस कैंपस बतौर एक रिसर्च कैंपस, रिसर्च यूनिवर्सिटी जाना जाता है कि यहाँ पर बेहतर रिसर्च होते हैं, जो भी सोशल साइंसेज में, इंटरनेशनल स्टडीज़ में, लैंग्वेजेस में, आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में भी कह लीजिए, इन तमाम जगह आप देखा है कि बेहतर रिसर्च का एक जगह है। लेकिन उन रिसर्च को करने के लिए आप जानते हैं कि पीएचडी तक जाने के लिए लोगों को कितना जद्दोजहद करना पड़ता है। हम देखते हैं कि भारतीय समाज ऐसा है कि बीए करके नौकरी कर लो, एमए करके शादी कर लो, तो भी बहुत बढ़ावा नहीं मिलता है, लेकिन समाज के वो बच्चे हैं कि जो जद्दोजहद करते हैं, लड़ते हैं। लड़कियां हैं जो बहुत लड़ती हैं अपने समाज से कि नहीं, मुझे आगे पीएचडी करना है, और पीएचडी जब करने आती हैं तो देखते हैं कि यहाँ फेलोशिप इतनी कम है कि गुजारा नहीं हो पा रहा। आप देख रहे हैं दाल रोटी आटा सब महंगे हो चुके हैं, लेकिन
फेलोशिप वहीं का वहीं है। पूरे देश में शिक्षा को मतलब शिक्षा में फी को बढ़ाने के लिए फी हाइक करने की पूरी कोशिश है। इलाहाबाद से लेकर उस्मानिया यूनिवर्सिटी तक, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लेकर टीयू में तो हर साल फी हाइक हो रहा है। लेकिन हम जेएनयू में जो पिछले हम जो भी 50 साल की लेगेसी लेकर चल रहे हैं लेफ्ट, हम इंश्योर करवाते हैं कि हम लड़ेंगे, हम फी हाइक के खिलाफ लड़ेंगे, हाशिए पर के लोगों के लिए सर मैं लड़ेंगे। ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कन्हैया का जो प्रकरण हुआ, उसके बाद से जो यूनिवर्सिटी में जो बहुत सारे लॉ रूल्स आए, जो कि आप मतलब धरनों वगैरह पे रोक लगाया गया, इस टाइप को, तो मतलब क्या चुनौतियाँ रही मतलब कन्हैया प्रकरण के बाद यूनिवर्सिटी में कैसा माहौल रहा? देखिए, ये कन्हैया प्रकरण के बाद नहीं, ये 2014 जो में हाँ सरकार वो जो आने के सरकार बाद हाँ उनको बहुत चुभता है जेएनयू, हाँ क्योंकि जेएनयू अपना फर्ज अदा करता है। कैंपस के लोग बोलते हैं ना कि हम इनकम टैक्स देते हैं, मतलब टैक्स देते हैं, हाँ टैक्स के पैसे से पढ़ाई करते हैं, हम्म। तो हम उनके टैक्स का हक अदा करते हैं। तो आपको क्यों लगता है, आप क्यों देखिएगा मतलब उन्हें कि क्यों जब चुभती है, हाँ? जेएनयू क्यों चुभती है मतलब किसी क्योंकि भी हम प्रकार उनके की? हर पॉलिसी के खिलाफ जो एंटी एंटी पीपल है, एंटी सोसाइटी है, एंटी फार्मर है, एंटी लेबर है, एंटी स्टूडेंट है, उस पर हम सवाल खड़ा करते हैं। जिस तरह का वो सांप्रदायिकता का जहर पूरे देश में घोलना चाहते हैं, जिस तरह को संविधान को तार तार कर देना चाहते हैं, उसके खिलाफ हम खड़े होते हैं और हमारी पुरजोर आवाज के साथ हम खड़े होते हैं। तो उनको ये सारी चीजें बहुत चुभती है कि ये कैसे बोल रहे हैं ये लोग। एक दिल्ली के एक छोटे से जगह में एक छोटे से यूनिवर्सिटी के लोग इतना बोल रहे हैं भाई, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हम तार्किकता के साथ बातचीत करना सीखें, हम डिबेट डिसेंट एक इंक्लूसिव नेचर को अपनाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, देखते हैं तो और चुप रहें तो ये बहुत खराब लगेगा। तो ये जो पिछले कुछ सालों में जब से बीजेपी की सरकार आई है, तो क्या लगता है जो जेएनयू का जो आत्मा कही जाती थी, मतलब डिबेट्स हो गए, चुनाव हो गए, या उनका आंदोलन करना हो गया अलग अलग मुद्दों पे, इन सब चीज़ों पे कितना प्रभाव पड़ा है? आप देखिए ना कि इस कैंपस में एक मैनुअल आता है चीफ डॉक्टर का, जिसमें कहा जाता है कि आप प्रोटेस्ट करेंगे तो 20,000 रुपये का फाइन जी आप हाँ पे हाँ लगेगा। बिल्कुल। इस कैंपस में जब पानी नहीं आ रहा होता हॉस्टल्स में, जब छात्र जाते हैं कि पानी चाहिए, कि पानी तो सबसे मूलभूत चीज़ है, जी बिल्कुल। जो प्रोटेस्ट करते हैं उसके लिए तो उन पर फाइन आ जाता है। आप देखते हैं कि इस कैंपस का एक कल्चर रहा है पब्लिक मीटिंग्स का। पब्लिक मीटिंग्स में ये होता है कि देश, समाज, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तमाम मुद्दों पर वक्ता आते हैं, वक्ता बोलते हैं, सवाल जवाब होते हैं, एक क्रिटिकल डिबेट डिसेंट होता है, क्रिटिकल एनालिसिस होता है हर चीज़ों का। उसको उसको ये ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस जगह को ना प्रोवाइड करके उस डेमोक्रेटिक कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जहाँ एक तरफ एडमिन ब्लॉक के पास पब्लिक मीटिंग्स होते थे, गीत संगीत के प्रोग्राम होते थे, कल्चरल प्रोग्राम होते थे, विचारों का आदान प्रदान होता था। देखिए, दुनिया, देश अपने विचारों से खूबसूरत होती ठीक है। है, मैं आप कह देता हूँ, विचारों से खूबसूरत होती है, लोग एक दूसरे से अपना विचार आदान प्रदान करते हैं, उससे खूबसूरत होती है। लेकिन वहाँ पे वो गमला रखते हैं ताकि वहाँ पे लोग बैठे, तो चाहते हैं गमलों से खूबसूरत बनाना, हम चाहते हैं विचारों से खूबसूरत। अच्छा, ये ठीक है, आपने बोला। तो ये बताइए मुझे, जो लोगों के अंदर जो परसेप्शन बना है जेएनयू के बारे में कि यहाँ पे एंटी नेशनल गैंग रहते हैं, या टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग रहते हैं, नक्सली लोग रहते हैं, या जो भी, जो आपने देखा कश्मीरी फाइल्स में, अब जेएनयू पे एक मूवी आ रही है, या एक जो नक्सल पे बेस्ड मूवी आई थी उसमें भी कुछ जेएनयू का प्रदर्शन दिखाया गया है, तो इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? हाँ, ये बना नहीं है लोगों में, बनाया गया है। हाँ पहली चीज़ तो ये मीडिया के जरिए हम्म, सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है जेएनयू को बदनाम करने के लिए। क्योंकि अगर सरकार कहीं किसी देश के किसी भी यूनिवर्सिटी में फी बढ़ाती है तो जेएनयू से आवाज़ उठती है, तो सरकार को बहुत दिक्कत होने लगती है। दलित, मजदूर, किसान के बच्चे, महिलाएं, आदिवासी, ये तमाम लोग यूनिवर्सिटी आ सके, उनकी पैरवी हम करते हैं यहाँ पे। तो सरकार और इन सारे सवालों पर हम बोलते भी हैं, तो इसीलिए सरकार जब पॉलिसी लेवल पे उतना ज़्यादा नहीं कर पाती है तो ये प्रोपेगेंडा चलाती है कि जेएनयू के छात्र आतंकवादी हैं, जेएनयू के छात्र नक्सलाइट है, जेएनयू के छात्र अर्बन नक्सल है। किसान जो आंदोलन एमएसपी के लिए कर रहे होते हैं, जो किसान इस देश को चलाते हैं, जो देश का पेट भरते हैं, तो वो एमएसपी की बात करते हैं तो उनको खालिस्तानी बता दिया जाता है। इस देश के प्रोफेसर जो बेहतर पढ़ाई, बेहतर शिक्षा को समझते हुए इस कैंपस में पढ़ाते हैं, उनको अर्बन नक्सल बता दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि टैग कर देना, हाँ कि आप कैंपस के गेट के बाहर जाएं और किसके हक की बात करें, किसी के हुकूक की बात करें, किसी के लिए बात करें, समाज के वंचितों की बात करें, तो आपकी बात सुनी ही ना जाए।
तो इस तरह से एक हमला हम पे हो रहा है, लेकिन देश के लोग जानते हैं इस बात को, समझते भी हैं इस बात को कि जेएनयू है कि देश के किसी भी तबके पर हमला होगा तो जेएनयू पहली आवाज होगी जो अपना झंडा लेके आगे बढ़ेगा, उस समाज को, उस तबके को बचाने के लिए, उस तबके के हक में लड़ाई लड़ने। देश में जो पिछले कुछ दिनों से मतलब कुछ सालों से जो जब से मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है कह लीजिए, तो कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटियों पे उन लोगों का कब्जा हो रहा है, मतलब आरएसएस वाले का भगवाकरण हो रहा है पूरा यूनिवर्सिटियों का। इसको कैसे देखते हैं, इसका क्या आधार है, आप लोग क्या आधार रखते हैं? हाँ बिल्कुल, जब वो तर्क वितर्क से नहीं बढ़ पा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि जिस तरह की बहालियां चल रही है, बहालियों में पहली शर्त ये है कि इनकॉम्पिटेंट होना, नकारा होना। आप कितने ज़्यादा नकारा हो सकते हैं, मतलब किस तरह के हो सकते हैं कि आप काम नहीं जानते हैं, पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त ये है कि आप एक विचारधारा के, आरएसएस के आरएसएस के रहें, एक विचारधारा के पले बढ़े रहें, उसी विचारधारा के लोगों का बहाली हो रही है। कई प्रोफेसर ऐसे हैं जो क्लास में पढ़ा रहे जो आरएसएस की विचारधारा से हैं, कि उनको छात्रों ने ये यहाँ तक कह दिया है, सर प्लीज आप पढ़ के आइए। तो ये स्थिति है अभी। तो एक कोशिश है, और देखिए प्रोफेसर्स का, टीचर्स का हमारे समाज में हमेशा से इन्फ्लुएंस रहा है। हम अपने गुरुओं को, अपने टीचर्स को बहुत सम्मान के साथ देखते हैं, उनकी बातों को बहुत दिलों में रखते हैं, उनकी बातों से हम बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। तो एक कोशिश इधर से भी वो कर रहे हैं, लेकिन हाँ जेएनयू में एक इस तरह के तार्किकता को बरकरार रखने के लिए इस कैंपस का जो जितने छात्र हैं वो तैयार हैं, खड़े हैं, और राजनीति भी इस तरह की है कि वो जब तक तार्किक नहीं होगी तब तक उसको माना नहीं जाएगा। तो इसीलिए एबीवीपी यहाँ पे फेल होती रहती है, क्योंकि उसके पास तर्क नहीं है। तो जेएनयू के बारे में कहा जाता है कि मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स का दिमाग खुला जाता है, उन्हें लॉजिकल बनाया जाता है। तो आप जैसे कह रहे हैं कि मतलब जेएनयू ये लोग प्रोफेसर आरएसएस की विचारधारा के अनुसार मतलब पढ़ाते हैं, तो क्या जेएनयू में ये बढ़ा है जब से सरकार आई है? बिल्कुल सरकार आई है, पुराने वाइस चांसलर जो रहे, नई वाइस चांसलर जो रही, तमाम लोग इस कोशिश में, मतलब इनको कोई अवार्ड होगा तो वो मिलना चाहिए। एबीपी वाले कहते हैं कि मतलब यहाँ पे लेफ्ट सेंटर लोग हैं जो देखिए आज से 6 महीने पहले की बात है, 6 से 7 महीने की पहले बात है, कन्वेंशन सेंटर में एक प्रोग्राम हो रहा होता है, उसमें वाइस चांसलर साहिबा कहती है कि मैं आरएसएस की हूँ। ऐसा? हाँ, मैं आरएसएस की विचारधारा को मानती हूँ। कैंपस का सबसे बड़ा पद होता है वाइस चांसलर। वाइस चांसलर अपने आप को जब आरएसएस की बता रही है और अपने हिसाब से नियुक्तियां कर रही हैं, सब देख रहे हैं इस कैंपस में सारे। आप किसी भी छात्र से, आप यूपी से पूछ लीजिएगा, आपको बता देगा कि कौन गुरुजी हैं कि जो उनको सिखा रहे हैं। मारने के लिए भी यहाँ टीचर्स बोलते हैं एबीवीपी को, तो जहाँ भी उसको पीट दो, उसको पीट दो। ये बिल्कुल सही बात है। एबीवीपी का अध्यक्ष जो है, प्रांतीय अध्यक्ष, वो यहाँ का प्रोफेसर है। तो आप देखिए, प्रोफेसर भी मतलब किसी भी हाँ, पार्टी से जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर है, एबीवीपी का अध्यक्ष है। तो ये बहुत साफ है कि ये तमाम लोग, आरएसएस के लोग इस कैंपस को लगे पड़े हैं कि किसी तरह से इसको खराब किया जाए, इस कैंपस में कुतर्क को भरा जाए, इस कैंपस में यही है कि सांप्रदायिकता की राजनीति की जाए, यही है कि इस कैंपस को इतना बदनाम कर दिया जाए कि यहाँ के छात्र बाहर जाएं तो कोई उनकी बात सुने ही ना। बस यही एक कोशिश है, क्योंकि अगर आप अपनी विचारधारा नहीं लाद पा रहे हैं तो आप उसको खारिज कर दीजिए, हाँ, उसको खारिज कर देते। तो यही नियम है, तो इसी के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन देश के लोग, समाज के लोग, कैंपस के लोग ये देख रहे हैं और बहुत खुली आंखों से देख रहे हैं। अच्छा, आप खुद कैंडिडेट, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जी। तो यदि आप जीतते हैं, मतलब मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जीतें, और भी कैंडिडेट के साथ मेरी शुभकामनाएं होंगी, ठीक है, विशेष तौर पे आपके लिए सिर्फ नहीं है। तो आप क्या करेंगे इस यूनिवर्सिटी को, और जो कि प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है यूनिवर्सिटी के बारे में, और भी जो तमाम मुद्दे हैं यूनिवर्सिटी से संबंधित, उनके लिए क्या करेंगे आप? बिल्कुल, इस कैंपस में जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, जिस तरह से जीर्ण हालत में है हॉस्टल्स हमारी, उसको बेहतरी करने के लिए यहाँ पे संघर्ष किया जाएगा। इसके साथ साथ जो फेलोशिप रोक के रखी गई है सालों से, वही दाम है फेलोशिप, वही रेट है फेलोशिप का, उसको नहीं बढ़ाया गया है। जबकि देश भर में महंगाई बढ़ रही है तो उस फेलोशिप को
ज़्यादा करने के लिए 5,000 8,000 नॉन नेट फेलोशिप है उसको बढ़ाने के लिए, मानव जैसे फेलोशिप जो ख़त्म कर देगा उसको फिर से रिइंस्टेट करने के लिए, जिस तरह से कैंपस में लगातार छिड़खानी की घटना घट रही है उसके लिए एक मजबूत जीएस बनाने की लड़ाई यहाँ से लड़ी जाएगी। इस कैंपस और ये जो आज हमारी जीत होगी ये बतौर रेफरेंडम होगी, बतौर मैंडेट दिया जाएगा इस सरकार को कि जो आप पिछले 10 सालों से कर रहे हैं वो छात्रों के हित में नहीं है, इस देश के वंचितों के हित में नहीं है, इस देश के किसानों के हित में नहीं है, इस देश के मजदूरों के हित में नहीं है। तो ये मैंडेट है बतौर कि देश के ये तमाम वंचित लोग, तमाम हाशिए पर के लोग, तमाम छात्र आपके खिलाफ खड़े हैं और आपको खारिज करने के लिए तैयार हैं। आपको इस बार हम नहीं जीतने देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मेरे साथ धनंजय जी थे और मैं जेएनयू कैंपस में हूँ। आप सब बेबाकी से अपनी बात रखी इन्होंने। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।